हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो आज हम करेंगे टेस्ट नंबर 7 जो कि फोरम आईएएस का है, लेवल 1 का। देखिए, हर टेस्टिंग हिंदी में अवेलेबल नहीं है अभी, तो जो भी हिंदी में है मैं करवा रही हूँ, बाकी जो इंग्लिश में है उसको उस तरह से करवा रहे हैं। तो जो भी टेस्ट होंगे ताकि आपके कंप्लीट होते रहे। तो चलिए 7 नंबर का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो ये भी पॉलिटी से ही है। तो पॉलिटी अगर आपने रिवीजन कर लिया है तो अभी 1 से लेके 7 तक पूरा पॉलिटी का ही चला है, तो उसको रिवीजन कर लीजिए। बाकी 1-2 टेस्ट और पॉलिटी के होंगे, उसके बाद आपका इकोनॉमी का होगा। ठीक है, तो टेस्ट नंबर 7 है, पहला क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं। तो 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन है। आप एक काम करिए, नंबरिंग कर लीजिए 1 से 50 तक और देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही और कितने क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कौन सा, इन सब कथनों पे आपको विचार करना है। यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो ऐसे विनिश्चय की तिथि से पूर्व राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति के द्वारा किए गए क्या सभी कृत्य मतलब अविधि मान्य हो जाते हैं। दूसरा है, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई हैं और उनके निर्वाचन अभी होने शेष है। या तीसरा है, कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होती है। क्या एक कंपलसरी है? तो बताइए कौन सा इसमें सही है। केवल एक, केवल दो, केवल तीन या दो है या कोई नहीं। देखिए कोई भी सही नहीं है, सभी बातें गलत कही गई हैं। मतलब उनके द्वारा सभी कृत्य अविधिमान्य नहीं होंगे, रहेंगे जो भी उनके द्वारा कार्य किए गए हैं राष्ट्रपति निर्वाचन के मामले में। अगर निर्वाचन जो शून्य घोषित कर दिया जाता है, फिर भी जो रहे थे तो उन्होंने जो काम किया मान्य होता है। भारत के राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी किया जा सकता है कुछ विधानसभा में विघटित हो, तो ये भी गलत है। और तीसरा तो गलत है ही, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। दूसरा है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उसे उसके पद से केवल महाभियोग की औपचारिक प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के विपरीत किसी राज्य के राज्यपाल के पास कोई विवेकाधीन शक्तियां नहीं होती हैं। तो होती भाई, क्यों नहीं होती है, ये तो आपको भी पता होगा। कौन कौन सी शक्तियां होती है राज्यपाल का, जरा मुझे बताइएगा। तो 74A1 कहा गया ना, प्रेसिडेंट शैल एक्सरसाइज हिज फंक्शन इन अकॉर्डेंस विद एडवाइस टेंडर्ड बाय द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जबकि जो आपका ये राज्यपाल होता है, इसके पास भी सेम पावर्स होते हैं। कोई मृत्यु को नहीं क्षमा कर सकता और ये सब चीजें होती है। बाकी क्षमा दान शक्तियां, बहुत सारी शक्तियां होती हैं। गवर्नर गवर्नर के पास ही डिस्क्रिशनरी पावर्स होते हैं, जैसे गवर्नर हैज मोर डिस्क्रिशनरी पावर देन द प्रेसिडेंट, यू नो वेरी वेल। तो ये तो हो जाएगा गलत। बाकी उसे उसके पद से केवल महाभियोग ये तो राष्ट्रपति के लिए लगता है, ना कि अम, ना कि राज्यपाल के लिए, है ना। तो ये तो जो है प्रेसिडेंट के प्लेजर पे रहता है ना। तो जब चाहे प्रेसिडेंट हटा सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये पहली बातें सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा 1। भारतीय संसदीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां भारत के प्रधानमंत्री में निहित हैं। उसके पास केंद्रीय मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करने की शक्ति है। किसके बारे में पूछ रहे, संसदीय प्रणाली। उसके पास किसी अन्य देश के साथ युद्ध की घोषणा करने या शांति स्थापित करने की शक्ति है। बताइए। देखिए पहला इनकरेक्ट है, उसके पास केंद्रीय मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करने की शक्ति नहीं होती है। President has the power to dismiss the Union Council of Minister if it fails to prove its majority in the लोक सभा। अगर लोकसभा में मेजोरिटी साबित करने फेल होती तब होता है ना, ऐसा थोड़ी होता है। उसके पास किसी अन्य देश के साथ युद्ध की घोषणा शांति स्थापित करने सकती है, तो ये भी नहीं है। ये है तो ये तो प्रेसिडेंट के पास है ना, डिक्लेयर वॉर पीस एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो ये मतलब इसके पास नहीं होती, प्रेसिडेंट ही करते हैं ना। तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा नन। नेक्स्ट है, एक मिनट, ये 4th। सरकार के अधिकारों और दायित्वों के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र में महासागर के सभी खनिजों पर नियंत्रण संघ और राज्य सरकार दोनों के पास है।
दूसरा, प्रादेशिक जल की सीमाएं ऐसी होती हैं जैसी संसद द्वारा बनाए गए कानून के अंतर्गत निर्दिष्ट की जाएंगी। कौन सा कथन सही है? एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र महासागर सभी खनिजों पर नियंत्रण संघ और राज्य सरकार दोनों के पास है। तो ऐसा थोड़ी ना है। तो कुछ तो प्राइवेट के भी पास होते हैं ना। एक ठीक है। ये सब भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र महासागर सभी तो इसमें संघ और राज्यों का नहीं होता है, संघ का होता है ना, तो ये हो जाएगा ये। दोनों पास में, संघ के पास मैक्सिमम होती है, तो ये नहीं होगा। प्रादेशिक जल की सीमाएं ऐसी होती हैं जैसी संसद द्वारा बनाए गए कानून के अंतर्गत निर्दिष्ट की जाती हैं। तो ये बात सही है। तो इसलिए केवल ऑप्शन बी सही है। भारत के संघीय सरकार की शक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत सरकार उस क्षेत्र की सरकार के साथ समझौते के द्वारा भारत के बाहर किसी क्षेत्र के विधायी कार्यों का कार्यभार संभाल सकती है। दूसरा है, संघ सरकार किसी राज्य सरकार को ऐसे मामले में कार्य नहीं सौंप सकती जहां संघ की कार्यकारी शक्तियां विस्तारित होती हैं। संघ सरकार सैन्य महत्व के संचार साधनों के निर्माण और रखरखाव के लिए राज्यों को निर्देश दे सकती है। राज्यपाल भारत सरकार की सहमति से अपने अधिकारियों को ऐसे विषयों पर कार्य सौंप सकता है जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आते हैं। कौन सा गलत है? पांचवा का। तो देखिए बी गलत है कि संघ सरकार किसी राज्य सरकार को ऐसे मामलों में कार्य नहीं सौंप सकती जहां संघ की कार्य शक्ति विस्तारित कर सकती है। ऐसा नहीं कर सकती। नेक्स्ट, छठवां, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नीति निर्माण, नीति कार्यान्वयन, न्याय प्रशासन। भारत में नौकरशाही शासन के उपरीत कार्यों में से कितने कार्यों में शामिल है? केवल एक, केवल दो, तीन या सभी? तो सब में है। नीति निर्माण, नीति कार्यान्वयन, नीति प्रशासन। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 7। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, राज्य चुनाव आयुक्त या विदेशी देशों में राजदूत की। कौन सा कोड सही है? 1-4, 1-2-4, 2-3 या 1-2-3-4? तो पहला तो सही, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। दूसरा भी सही है। और तीसरा जो है, तो ये नहीं होगा। राज्य चुनाव आयुक्त नहीं होते हैं। भारत में कौन सी नियुक्ति है? भारत का राष्ट्रपति, तो इनका नहीं किया जाता। इनका राज्यपाल करते हैं। तो ये विदेशी देशों में राजदूत, ये सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 4 बी। 8वां है, संक्षेप में स्किट सिद्धांत का क्या अर्थ है? किसी लंबित मुकदमे से संबंधित संपत्ति को न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 39 बी के अंतर्गत सभी निजी संपत्तियों को समुदाय के भौतिक संसाधन नहीं माना जा सकता जिन्हें राज्य द्वारा अपने अधीन ले लिया जाए। किसी राज्य किसी नागरिक की निजी संपत्ति में अतिक्रमण नहीं कर सकता और फिर प्रतिकूल कब्जे के नाम पर भूमि स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता। डी है, जब किसी व्यक्ति की बिना वसीयत की मृत्यु हो जाती है तो उसका उत्तराधिकारी नहीं हो पाता है, तो सरकार संपत्ति कानूनी मालिक बन जाता है। 8वां का कौन सा सही है? 8वां का हो जाएगा डी। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? जब किसी व्यक्ति की वसीयत की मृत्यु हो जाती है तो उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता, तो संपत्ति की कानूनी मालिक बन जाता है। ठीक है। चलिए 9 नंबर का टेस्ट करते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में कथन विचार करें। धन विधेयक केवल राज्यपाल की पूर्व सिफारिश से ही राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्य विधानमंडल में अनुदान की मांग केवल राज्यपाल की पूर्व सिफारिश से की जा सकती है। तीसरा है, राज्यपाल को राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम राशि देने का अधिकार है। स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। 1-2 सही है, 3-4 सही है, 1-3-4 सही है, 1-2-3-4 सही है। नंबर, तो सभी बातें सही हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ठीक है। और 10वां है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में भारत का राष्ट्रपति अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है? साधारण विधेयक पर वीटो में, या लोकसभा में स्पष्ट बहुमत न होने पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति में, या अध्यादेश को वापस लेने में? 1 सही है, 2 सही है, 1-2 सही है, 1-2-3 सही है। 10वां, तो अध्यादेश के बारे में ऐसा कुछ तो है नहीं, तो 1-2 इज राइट, देन आंसर विल बी सी।
संघ सरकार के संदर्भ में इन भी कथनों पर विचार कीजिए। एन गोपाला स्वामी अयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और इसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। दूसरा, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया। एक सही, दो सही, दो सही है या न तो दो डी। कौन सा सही? 11 का। देखिए 11 का पहला इनकरेक्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया था गोपाल सिंह में, तो ये गलत है। सचिव प्रशासन सुधार करने बढ़ावा देने को पूर्णतः नामित नहीं किया जाना चाहिए, तो नहीं, ऐसा नहीं था। और प्रधान सुधार आयोग 1986 संशोधन के आधार पर 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री प्रभार का अधीन रखा गया। ये बात सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के संदर्भ में कथन विचार करें। दया मांगने वाले याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है। राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति का प्रयोग करते समय अपने निर्णय के लिए कारण बताने की बाध्यता है। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान शक्ति का प्रयोग न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं है। कौन सा कथन सही है इसमें? 12 का। भारत का राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के संदर्भ में है। दया मांगने वाले याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है। ये थोड़ी ना है। तो यहाँ पर कोई प्रोविजन ऐसा नहीं कि मौखिक सुनवाई का है अधिकार हो। ठीक है, ये मर्सिपिटेशन से पहले, तो ये नहीं है। और राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति का प्रयोग करते समय अपने निर्णय के लिए कारण बताने की बाध्यता है। क्या राष्ट्रपति को ऐसी कोई बाध्यता? बिल्कुल नहीं। देयर आर नो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट फॉर द प्रेसिडेंट टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन फॉर दियर डिसीजन ऑफ पार्डन पेटिशन। नो। तो राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान शक्ति का प्रयोग न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा ओनली 3 इज राइट। भाई ऐसे थोड़ी ना अपने मन से कुछ भी कर देंगे, तो न्यायिक समीक्षा तो हो जाएगी ना भाई, जो गलत हुआ कोई मामला। तो नेक्स्ट है, कैबिनेट समितियों के संदर्भ में भी कथन विचार कीजिए। भारत के संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। केवल कैबिनेट मंत्री ही कैबिनेट समिति के सदस्य बन सकते हैं। शायद कल क्वेश्चन बताया था। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा की जाती है। कौन सा सही है? या देखो, पहला सही है कि ऐसा कोई वर्णन संविधान में नहीं किया गया स्पष्ट तौर पर। दूसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि ओनली कैबिनेट कमिटी टिपिकली कंप्राइज ओनली कैबिनेट कमिटी में होती है। ये बात सही है। केवल कैबिनेट मंत्री कैबिनेट समिति के, लेकिन कभी-कभी गैर सरकारी मतलब गैर लोगों को भी, नॉन कैबिनेट मिनिस्टर को भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल इन्हीं को। लेकिन जनरली क्या होते हैं, केवल कैबिनेट के ही रहते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा की जाती है, तो ये गलत है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट करते हैं ना, प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट ए पर्सन हु क्वालिफाई द अपॉइंटेड एज जज द सुप्रीम कोर्ट टू अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। तो ये तो होगा गलत। तो ओनली 1 इज राइट। नेक्स्ट है, भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्यों के संबंध में कथनों में से कौन सा सही है? वो अंतरराज्यीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में चक्रीय आधार पर काम करता है। मतलब जैसे एक स्टेट फिर दूसरे स्टेट फिर इससे चक्री वाइज। वह राज्य विश्वविद्यालय का पदेन कुलाधिपति होता है। वह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। वह राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। 1 2 3 1 3 4 2 4 एंड 3 4 कौन सा सही है इसमें? किसके बारे में पूछ रहा है? मुख्यमंत्री के बारे में। 14 ना, मुख्यमंत्री की शक्तियों के बारे में पूछ रहे हैं। तो इसमें देखिए, ये तो गलत है भाई, ये नहीं है, उपाध्यक्ष नहीं है। पर ये तो राज्यपाल होते हैं, ये नहीं है। वह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है जी, वह योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में। बिल्कुल। तो 3 4 इज राइट, ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। किसी राज्य में मुख्य सचिव की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसी राज्य में मुख्य सचिव का कार्यकाल निश्चित होता है। कौन सा कथन सही है? 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। 15 neither 1 nor 2 is right। तो किसी राज्य में मुख्य सचिव की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। नो भाई। और किसी राज्य में मुख्य सचिव कार्यकाल निश्चित होता है? नहीं होता है, क्योंकि जो चीफ सेक्रेटरी जो होता है अपॉइंटेड किसके द्वारा होता है? सीएम द्वारा होता है। There are no fixed tenure of chief secretary in state. However, the central level there are assured tenure of 2 years. Cabinet secretary, home secretary, and defense secretary। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो वो था रॉन्ग, ऑप्शन बी डी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसे नियुक्त करने की सबसे अधिक संभावना है? लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के नेता को, लोकसभा में गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी के नेता को,
या फिर राज्यसभा में सबसे बड़ी पार्टी के नेता को या सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन का नेता जिसे लोकसभा में बहुमत में प्राप्त हुआ है। सीधा सा आंसर डी ही है। बताइए। 17 है, कितने लोगों के लिए निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनजातीय कल्याण का प्रभारी मंत्री होना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। कितने ये शायद हो चुका है ऐसा क्वेश्चन किसी टेस्ट में था। तो देखिए ये छत्तीसगढ़ के हैं, झारखंड के और मध्य प्रदेश, उड़ीसा है, लेकिन इसमें जो है राजस्थान नहीं है। तो 4 है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट 18 है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य प्रत्येक सांसद के वोट के मूल्य के से कम होता है। लोकसभा के सांसदों के वोटों का कुल मूल्य राज्यसभा के सांसदों के वोटों के कुल मूल्य से कम होता है। सभी विधायकों के वोटों का कुल मूल्य सभी सांसदों के वोटों का कुल मूल्य के बराबर होता है। कौन सा कथन सत्य है? 1-3, 1-2 या 2-3 या 1-2-3? 18 का। तो पहला तो सही, प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य प्रत्येक सांसद के वोट से कम होता है। लोकसभा के सांसदों के वोटों का कुल मूल्य राज्यसभा के सांसदों के वोटों का गलत है। और सभी विधायकों के वोटों का मूल्य सभी सांसदों के वोटों के मूल्य के लगभग बराबर होता है। तो ये सही है। तो ऑप्शन 1 and 3 इज राइट, देन आंसर विल बी ए। अर्धराष्ट्रपति प्रणाली के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। 3 राजनीतिक निकायों अर्थात राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार और संसद के बीच शक्ति संतुलन की विशेषता है। इस प्रणाली के अंतर्गत प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों के पास कार्यकारी शक्तियां होती हैं। 1 सही है, 2 सही है, 2 दोनों सही है, ना तो 1 ना तो 2 सही है। 19, तो 19 का दोनों ही सही है, ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 20। भारत के संविधान के अनुसार दुर्व्यवहार के आधार पर राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने के लिए जांच करने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, राज्यपाल द्वारा गठित जांच समिति, संघ लोक सेवा आयोग। तो ये होता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति राहत कोष निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा संचालित किया जाता है? प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा, वित्त मंत्रालय या राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा? ये होता है पीएमओ। निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार करें। लोकसभा से निर्वाचित संसद सदस्य, राज्यसभा से निर्वाचित संसद सदस्य, लोकसभा मनोनीत संसद सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित संसद सदस्य या राज्य विधानसभा के संसद सदस्य। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में समान है। क्या समानताएं क्या है? देखिए कौन कौन मतलब जो सिमिलरली लेता है, मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट और उप राष्ट्रपति के भी। तो राज्य और लोकसभा के मनोनीत और निर्वाचित सदस्य, मनोनीत लोकसभा से मनोनीत सदस्य, राज्यसभा से निर्वाचित सदस्य। कैसे ही है? क्या पूछ रहा है? ऊपर इनमें से कौन सी संस्थाएं भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में समान है? समान है क्योंकि लोकसभा के मनोनीत संसद सदस्य, मनोनीत संसद सदस्य थोड़ी ना होते हैं, ये तो गलत है। लोकसभा से निर्वाचित और राज्यसभा ये सिमिलरली होते हैं। बाकी लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं ये प्रेसिडेंट और उप प्रेसिडेंट दोनों के जो है इलेक्शन में भाग लेते हैं। बाकी प्रेसिडेंट में शायद राज्य विधानसभाओं के भी सदस्य होते हैं ना, होते हैं कि नहीं? बताइएगा आपको आंसर में। तो सिमिलरली तो दोनों ये प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर वाइस प्रेसिडेंट दोनों में पार्टिसिपेट करते हैं। आंसर ए हो जाएगा। भारत में सिविल सेवकों के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इस सिविल सेवक को कुछ परिस्थितियों में उस प्राधिकारी द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है जो उनकी नियुक्ति के अधीनस्थ हो। किसी भी सिविल सेवक को बिना जांच के कभी भी उसके पद से बर्खास्त या हटाया नहीं जा सकता। कौन सा कथन सही है? 1-2, 1-2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। 23 का आंसर डी हो जाएगा, दोनों ही गलत है। किसी सिविल सेवक को कुछ परिस्थितियों में उस पदाधिकारी पद से हटाया जा सकता है जो उनकी नियुक्ति के अधीनस्थ हो, तो ये गलत है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, क्या कॉन्स्टिट्यूशन कहता है? नो सिविल सर्वेंट ऑफ यूनियन और ए स्टेट शैल बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड बाय एन अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू द दैट बाय विच वाज अपॉइंटेड। जिसके द्वारा अपॉइंटेड हो उसके द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये गलत है। किसी भी सिविल सेवक को बिना जांच के कभी भी उसके पद से बर्खास्त या हटाया नहीं जा सकता। तो ये जो दूसरा है इसमें भी ये आर्टिकल 311 क्लॉज 2 में कहा गया है ना कि ये सिविल सर्वेंट कैन नॉट बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड और रिड्यूस्ड
in rank except after an inquiry in which has been informed the changes charges against him। तो ये कहता भी ना सेफगार्ड की होल्डिंग इंक्वायरी इज नॉट ऑलवेज अवेलेबल, तो ये हो जाएगा, जरूरी नहीं हमेशा, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 24 है, अखिल भारतीय क्या है, 2 सेकंड थोड़ा सा जो ज्यादा ठीक है। अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 राज्य सरकार के परामर्श से संघ सरकार को अखिल भारतीय सेवाओं से नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्त व्यक्ति समुचित सरकार की पूर्व अनुमति के बिना सद्भावनापूर्वक किसी चुनावी उम्मीदवार का समर्थन कर सकते हैं। कौन सा कथन सही है? एक दो दोनों ना, तो एक तो पहला तो सही है। दूसरा, अखिल भारतीय सेवाओं से नियुक्त व्यक्ति समुचित सरकार की पूर्व अनुमति के बिना सद्भावनापूर्वक किसी चुनावी उम्मीदवार का समर्थन कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, तो ऑप्शन ए है। 25 है, भारत के अटॉर्नी जनरल और भारत के सॉलिसिटर जनरल सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठक में भाग लेने की अनुमति है, तो एकमात्र क्या जरूर सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना इस्तीफा तब दे सकता है जब उसे नियुक्त करने वाला सरकार इस्तीफा देती है। 25, तो दोनों ही बातें गलत है भाई। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट है ना, तो सरकार उन्हें भारत के संसद बैठक में, तो ये तो ठीक है, तो इनको जो है it has the right to audience in all court in India, well as the right to take part in the proceeding of the parliament without the right to vote। राइट, इनको वोट देने का अधिकार नहीं है। और हाँ, बैठ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बैठते हैं भाई, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये भी तो बैठते हैं। तो एक मिनट, इनको जो होता है क्या बोल रहा है, एकमात्र यही नहीं है और बिलो की पावर्स है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी ये जो है भारतीय, और बताइए किसको किसको ये है सॉलिसिटर जनरल के सरकार के एकमात्र अधिकारी। अच्छा, अटॉर्नी जनरल भारत, देखिए सॉलिसिटर जनरल को ये पावर नहीं है, अटॉर्नी जनरल को ये पावर है, तो इसलिए ये गलत हो गया। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना इस्तीफा तब देता है जब उसे नियुक्त करने वाली सरकार इस्तीफा देती है, ये जरूरी नहीं है। इसमें 76 आर्टिकल जो है, अटॉर्नी जनरल शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, नॉट की सरकार इस्तीफा देते, तो ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्तियों के संदर्भ में कथन विचार करें। राष्ट्रपति को अध्यादेश बनाने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 से प्राप्त होती है। राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो। किसी अध्यादेश को पुनः सदन में पेश होने के 6 महीने के भीतर संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है, अन्यथा वह लागू नहीं रहता है। कौन सा कथन सही है? एक एक दो दो तीन या एक दो तीन? तो पहला जो है करेक्ट है, राष्ट्रपति को अध्यादेश बनाने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 से प्राप्त होती है। राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सत्र में ना हो, तो ये जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि प्रेसिडेंट कैन मतलब promulgate on ordinance, मतलब an ordinance when either both house of parliament are not in session. It is not required for both house to be not in session. If even if one house is not in session, then also ordinance can be generated। तो ये जरूरी नहीं है कि एक भी संसद अगर नहीं है तो भी, तो किसी मध्यादेश को पुनः सदन में पेश होने के 6 महीने के भीतर संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है, अन्यथा वह लागू नहीं रहता है। तो ये भी गलत है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो 6 वीक होता है ना कि 6 मंथ होता है, तो ये गलत है, तो ये हो जाएगा ओनली वन इज राइट। नेक्स्ट है 27, कैबिनेट सचिवालय के संबंध में कथन विचार कीजिए। वो भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय के अधीन कार्य करता है। इसका एक कार्य सभी मंत्रालयों और सभी विभागों की महत्वपूर्ण गतिविधियों का मासिक वितरण राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मंत्रियों को भेजना है। कौन सा कोड सही? एक दो या एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। 27, तो इसमें जो है दूसरा जो है सही है, पहला गलत है। भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल का अधीन कार्य करता है, तो कैबिनेट तो नहीं भाई, इसके अंतर्गत कहता है कैबिनेट जो होता है
ये कैबिनेट सेक्रेटरी एंड फंक्शन डायरेक्टली अंडर द प्राइम मिनिस्टर, नॉट राष्ट्रपति। भाई गलत, दूसरा सही है। तो ऑप्शन 1 इज 2 इज राइट एंड फर्स्ट इज रॉन्ग। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान किसी मंत्री की कानूनी जिम्मेदारी की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है। भारत इस सिद्धांत का पालन करता है कि राजा कोई गलत काम नहीं कर सकता। कौन सा कथन सही है? कथन दो एक और कथन दो दोनों सही, कथन दो कथन एक की व्याख्या करता है, कथन एक दो दोनों सही, कथन दो कथन एक व्याख्या नहीं करता है, कथन एक सही, कथन दो गलत है, कथन एक गलत है, कथन दो सही है। 20 ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। भारतीय संविधान किसी मंत्री की कानूनी जिम्मेदारी की व्यवस्था नहीं करवाता। भारतीय सिद्धांत का पालन करता है कि राजा कोई गलत काम नहीं कर सकता। कैसा है? The president as a king can't do not wrong comes from the British law and it means the monarch cannot be sued to persecuted। इसका मतलब ये है भारतीय सिद्धांत का पालन भारत में इंग्लैंड में है। ये हो जाएगा गलत। ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय सेवा बनाने के प्रस्ताव को पारित करने के लिए राज्यसभा निम्नलिखित में से कौन सी बहुमत आवश्यक है? अखिल भारतीय सेवा के लिए साधारण बहुमत या पूर्ण बहुमत या प्रभावी बहुमत या विशेष बहुमत? तो वो चाहिए विशेष बहुमत। उपस्थित सदस्यों के मतदान के 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है 30। निम्नलिखित भारतीय संगठनों पर विचार कीजिए। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण और केंद्रीय हिंदी समिति। ऊपरी संगठनों में से कितने संगठनों की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो पहला जो है सही है, वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद का करते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, तो ये इनकरेक्ट होगा। क्या बोल रहा है? संगठन निगम, निम्न भारतीय संगठन निगम है। ये प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। सेकंड की कौन करता है? ये तो चेयरपर्सन को मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये नहीं आता। तो दूसरा करन ये होता है एनटीसीए के अंतर्गत आता है ना। तो ये राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। केंद्रीय हिंदी समिति के, केंद्रीय हिंदी समिति के, जी हाँ, इसके भी होते हैं। तो हो जाएगा ये 3। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद के निर्णय संबंधी जानकारी भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है? सीधा आर्टिकल पूछा है, तो आर्टिकल होता है 78। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थितियों पर विचार करें जिनमें सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण की जा सकती है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान में अर्जित भूमि, किसी ऐसे व्यक्ति से अर्जित भूमि जिसकी भूमि वैधानिक अधिकतम सीमा के भीतर खेती के अधीन हो, अधिग्रहित भूमि जो पहले राज्य द्वारा धार्मिक प्रयोजनों के लिए आवंटित की गई थी। भारतीय संविधान के अनुसार अनुपर्युक्त में से किस स्थिति में सरकार को भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा देना होगा? 1, 1, 2, 2, 3 या 1, 2, 3? 32। तो पहला सही है, अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान से अर्जित भूमि और किसी ऐसे व्यक्ति से अर्जित भूमि जिसकी वैधानिक अधिकतम सीमा के भीतर खेती के अधीन हो, ये भी सही है। अधिग्रहण भूमि जो पहले राज्य द्वारा धार्मिक प्रयोजन के लिए आवंटित की गई थी, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन 1 एंड 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, 33 है। नीचे दिए गए मामलों में से किसमें भारत के राष्ट्रपति के निर्देश के बिना किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता? यदि अध्यादेश ऐसे प्रावधान संबंधित है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरे में डालते हैं। दूसरा है, यदि अध्यादेश समवर्ती सूची के विषयों से संबंधित है। कथन 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है या कोई नहीं? तो पहला तो सही है, ये यदि अध्यादेश ऐसे प्रावधान से संबंधित है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरे में डालता है। यदि अध्यादेश समवर्ती सूची के विषय पर संबंधित हो तो जरूरी थोड़ी ना है भाई। तो नॉट एट बिल कंटेन सब्जेक्ट ऑफ द कंकरेंट लिस्ट रिक्वायर्ड असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, तो ये तो गलत है। ओनली 1 इज राइट। नेक्स्ट 34। भारत में अपकृत्य के दायित्व के संदर्भ में इनमें कथन पर विचार कीजिए। अपकृत्य टॉर्ट एक नागरिक अपराध है जो तब होता है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन करता है। भारत में राज्य या संघ सरकारों पर उनके अधिकारियों द्वारा अपने संप्रभु और गैर संप्रभु कार्यों के निष्पादन में किए गए अपकृत्यों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। 1 सही है, 2 सही है, 1, 2 दोनों सही है, ना तो 1 ना तो 2 सही है, तो दोनों ही होते हैं सही।
नेक्स्ट है 35। निम्नलिखित विभागों प्राधिकरणों में से कौन सा गृह मंत्रालय का अधीन नहीं है? राज्य विभाग, राजभाषा विभाग, राष्ट्रीय प्राधिकरण, रासायनिक हथियार सम्मेलन, जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख मामले का विभाग। तो ये है राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार सम्मेलन, ये नहीं आता है। भारत के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। प्रधानमंत्री सहित संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या संसद के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 केंद्र सरकार में मंत्रियों की अधिकतम संख्या पर प्रतिबंध लगा दिया। कौन सा कथन सही है? देखिए इसमें दिया है प्रधानमंत्री सहित संघ सरकार में मंत्रियों कुल संख्या संसद कुल सदस्य संख्या की 15% अधिक नहीं होगी, गलत है। क्योंकि इसमें लिखा है क्या है, Constitution, the total number of ministers, including the Prime Minister, shall not exceed 15% of the total strength of Lok Sabha, not total member of Parliament. It's a Lok Sabha, not a. तो ये गलत हो जाएगा, दूसरा तो सही है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन भाई, इसका कथन कारण वाला होगा, तो इसमें कथन जो है वो गलत है, कारण सही है। प्रधानमंत्री कार्यालय के संदर्भ में पीएमओ ऑफिस के बारे में, प्रधान सचिव को एक निश्चित कार्यकाल के लिए पीएमओ के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री कार्यालय के कार्यों का भारत सरकार मतलब 1961 तहत परिभाषित किया गया है। एक सही है, दो सही है, दो दोनों सही है, ना तो एक ना तो दो सही है। 37 का पहला तो गलत है और दूसरा सही है, ऑप्शन हो जाएगा बी। 38 है, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में पूछ रहा है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए गुप्त मतदान प्रणाली अपनाई जाती है, क्या सही है? तो नहीं भाई, तो ये गुप्त मतदान नहीं प्रणाली नहीं होती है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ, एक मिनट, गुप्त मतदान प्रणाली होती है ना, हाँ सही है, सही है। और भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार दुर्व्यवहार या क्षमता बताया गया है। दुर्व्यवहार क्षमता है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट स्पेसिफाई द ग्राउंड्स ऑफ द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट सच एज द, इसका क्या है, सच एज मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी, ये सब नहीं है, तो ये सब गलत है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति के त्यागपत्र कारण उनके पद में हुई रिक्ति को भरने के लिए चुनाव पद रिक्त होने के 6 महीने के भीतर होना चाहिए। ऐसा है क्या? तो ये भी इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं है। तो आर्टिकल 68 क्लॉज 2 में कहा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन टू फाइल ए वैकेंसी शैल बी हेल्ड एज सून पॉसिबल आफ्टर द occurrence of the vacancy. A 6 month time limit is not mentioned, then answer will be wrong. तो केवल एक ही सही है। 39, भारत में 10 की जनगणना आयोजित करने की जिम्मेदारी किस पर है? गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारी मंत्रालय या सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएमओ। कौन कराता है जनगणना? तो सीधे वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है ना। नेक्स्ट है, भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। यदि कोई मंत्री कैबिनेट की किसी नीति या निर्णय से सहमत नहीं है तो उसे या तो निर्णय स्वीकार करना होगा या पद से इस्तीफा देना होगा। भारतीय संसद मंत्रिपरिषद सामूहिक जिम्मेदारी की प्रणाली का पालन करती है। तीसरा कारण है, भारतीय संसद में मंत्रियों की भारत के प्रधानमंत्री के प्रति व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। कथन 2, 3 दोनों सही हैं, कथन 1 की व्याख्या करते हैं दोनों, और कथन 2, 3 सही है लेकिन कथन 1 की व्याख्या नहीं करते हैं। कथन 2, 3 में से केवल एक ही सही जो कथन 1 की व्याख्या करता है। डी है, ना तो कथन 2 ना तो कथन 3 सही है। तो इसमें क्या होगा? कथन तीनों देख लीजिए, भारतीय संसद मंत्रिपरिषद के बारे में। इसमें देखिए दोनों ही बातें सही हैं, कथन 2 और 3 में से केवल एक ही सही है जो कथन 1 की व्याख्या करता है। ठीक है, कौन सा सही है देखते हैं। तो इस पहला तो भाई ये सही है, यदि कोई मंत्री कैबिनेट की नीति का निर्णय का सहमत नहीं है तो उसे या तो निर्णय स्वीकार करना होगा या मंत्रिपरिषद मतलब या तो इस्तीफा देना होगा। भारतीय संसद मंत्रिपरिषद सामूहिक जिम्मेदारी प्रणाली का पालन करती है, ये बात सही है। तीसरा है, भारतीय संसद मंत्रियों के भारत के प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, तो कोई व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है, तो ये हो जाएगा गलत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के स्पष्ट रूप में उल्लेखित नहीं है लेकिन एक परंपरा के रूप में इसका पालन किया जाता है? वित्त मंत्री निचले सदन का सदस्य होगा। यदि प्रधानमंत्री निचले सदन में बहुमत खो देते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व होगा। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ही कार्यकाल की समाप्ति से पहले एक साथ पद छोड़ देते हैं तो संसद के नीचे सदन का अध्यक्ष राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा।
इसका बी सही है। यदि प्रधानमंत्री निचले सदन बहुमत खो देते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। नेक्स्ट 42 भारत में राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विवेक गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो मतगणना के पहले चरण में निर्वाचित होने के लिए आवश्यक कोटा हासिल नहीं कर सके। नीलम संजीव रेड्डी भारत में अभी तक निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। दोनों ही बातें सही है, फैक्चुअल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उप प्रधानमंत्री का पद 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत भारत के संविधान में जोड़ा गया। उप प्रधानमंत्री का स्थान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बाद वरीयता क्रम में तीसरा है। कौन सा कथन है सही? इसमें दोनों ही गलत है। प्रधानमंत्री के बाद 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत भारत के संविधान में जोड़ा गया था। उप प्रधानमंत्री की बात हो रही है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। आपको पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ना, तो ये तो गलत है पहले से। ये कोई संविधान में नहीं है, लेकिन हाँ संविधान पहली बात इसको जोड़ा नहीं गया है, ये वैसे ही है। और उप प्रधानमंत्री का स्थान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की वरीयता क्रम में आता है, तो गलत है। द प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलोकेटिंग शेपगार्डिंग, तो वरीयता क्रम में थोड़ी ना आता है भाई, तो कि वो प्रधानमंत्री का स्थान राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बाद आता है ना कि उप प्रधानमंत्री, तो फार्मर प्रेसिडेंट के बाद आता है। पहले नंबर पर प्रेसिडेंट, दूसरे नंबर पर वाइस प्रेसिडेंट, तीसरे नंबर पर प्राइम मिनिस्टर, तीसरे नंबर पर गवर्नर ऑफ स्टेट होंगे, और जो है चौथे नंबर पे और 5वें नंबर पर होंगे फार्मर प्रेसिडेंट। उसके बाद आते हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, तो ये होगा गलत, तो ऑप्शन जाएगा डी। ये है निम्न कथन विचार करना है। कथन पहला है, भारत में प्रधानमंत्री को आमतौर पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संबंध में बराबर वालों में प्रथम माना जाता है। किसी वर्तमान प्रधानमंत्री के त्यागपत्र संपूर्ण मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाती है। तीसरा है, भारत में प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बीच विभागों के आवंटन और फेरबदल के लिए जिम्मेदार है। कथन 2-3 सही है, कथन 1 की व्याख्या करता है। 2-3 सही है, कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। कथन 2-3 में से केवल एक ही सही जो कथन 1 की व्याख्या करता है। ना तो कथन 1 ना तो कथन 2 सही है। 44 इसमें देखिए, इसमें पहला तो सही है कथन और दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है। भारत में प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विभागों और आवंटन फेरबदल नहीं कर सकता है भाई। The President of the India is advised by the Prime Minister, direct the allocation and reshuffling the portfolios among the member of the Union Council of Minister, तो ये तो गलत है। बाकी कथन दो वाला एक की व्याख्या कर रहा है, तो ये सी हो जाएगा। 3 में से एक सही है जो कथन 1 की व्याख्या कर रहा है। 45 है, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसके पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। दूसरा है, किसी राज्य के राज्यपाल की उपलब्धि और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। तो दोनों बातें सही हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने भारत के संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। निम्नलिखित में से कौन सा इसके कथन के पीछे कारणों को सही ढंग से स्पष्ट करता है? भारत को ब्रिटिश शासन के दौरान संसदीय प्रणाली चलाने का अनुभव पहले से ही था। यह प्रणाली सरकार के भिन्न-भिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण सुनिश्चित करती है। संसदीय प्रणाली राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक स्थिर सरकार प्रदान करती है। कौन सा कोड सही है? 1-3-2-1 या 1-2? तो केवल पहला सही है। यह प्रणाली सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण करती नहीं। संसदीय प्रणाली राष्ट्रीय प्रणाली की तुलना में अधिक स्थिर है, तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय राजनीति के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। कौन सिविल सेवा बोर्ड का प्रतिनिधित्व होता है? प्रधानमंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री, कैबिनेट सचिव या लोकसभा महासचिव? तो ये होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। 48 है, जहाँ एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, वहाँ राज्यपाल को देय उपलब्धियां और भत्ते होते हैं कहाँ होंगे? राज्यों के बीच उस अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसे संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। संघ और राज्यों के बीच साझा किया जाता है, जैसा कि केंद्रीय मंत्रालय द्वारा तय किया जाएगा। राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जिसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित किया जाए, तो ऑप्शन हो जाएगा डी सही है। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए 50।
बताइए। अच्छा, अभी 49 है। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसी भी मामले पर अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए नहीं कह सकता है। दूसरा है, बैरिस्टर संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में मंत्रिपरिषद सलाह को भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया। दो एक दो दोनों सही, कथन दो कथन एक की व्याख्या करता है। कथन एक दो दोनों सही, कथन दो कथन एक की व्याख्या नहीं करता है। कथन एक सही है, दो गलत है, या ये एक गलत है, दूसरा सही है। तो इसमें देखिए पहला तो इनकरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसी भी मामले पर निर्णय पर पुनर्विचार के लिए नहीं कह सकता, तो कह सकता है। ये दूसरा सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 गलत, दूसरा सही। लास्ट क्वेश्चन आपका 50 है। ये है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? किसी साधारण विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाना, विनियोग विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना, लोकसभा को भंग करना, या राज्यसभा को बुलाया गया। तो ये हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक, ये विनियोग विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना, ये नहीं है प्रेसिडेंट को पावर। तो हो गया, तो खत्म पूरा 50। बताइएगा आपका कितना सही है। कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, अदरवाइज आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।